हमें ना बातें तो पता चल गई, लेकिन कभी कोई पार्टी का आदमी आ जाए, कभी कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो वो ना सवाल पूछ लेता है। भाई पहले भी तो ऐसे होता था, मान लो ऐसे ही कह दिया कुछ भी, या इसी से मिलता जुलता कोई और सवाल पूछ लिया, तो उस पर क्या जवाब दें? अगर आपको क्लैरिटी होगी, अगर बात समझ में तो आई होगी, तो बड़े ठंडे दिमाग से आप उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ, अगर आप मतलब साबित करना चाहते हैं एक ही लाइन में, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो अभी पिछले 8-7 साल से हो रहा है। 8-10 साल से समाज में क्या हो रहा है? चिंतन और चर्चा तो हो नहीं रही, बहस हो रही है, वो भी बिना मतलब की। एक फाइनल लाइन वो बोलता है, एक फाइनल लाइन आप बोलते हो। वो बोलते हैं इसने देश चमका दिया, आप कहते हो इसने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर वो कहते हैं कि तुम इस मोतीलाल के विरोधी हो, हमारे वाले कुत्ते के विरोधी हो। आप कहते हो नहीं हमारे वाला कुत्ता ज्यादा बढ़िया है, वो कहता है नहीं हमारे वाला बढ़िया है। एक कहता है अडानी का कुत्ता बढ़िया है, दूसरा कहता है नहीं अंबानी का बढ़िया है। और फिर आप लोग उस बहस में पड़ जाते हो कि हमारे वाला कौन सा है। बात आखिर तक नहीं पहुंच पाती। तो बात समाज में आखिरी लेवल तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग यहां चर्चा शुरू कर रहे हैं। और 27वीं ट्रेनिंग आज आप लोगों की है। 27, देखिए 2.5 साल हो गए आप लोगों के बीच में, और 2.5 साल में 27 ट्रेनिंग मुझे लगता है काफी होती हैं, नहीं? 27 कोई आदमी, ये तो 27 तो वो हैं जो 3-3 दिन की हैं, 1-1 दिन की और 2-2 दिन की तो मतलब आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। और अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आपको पता चलेगा कि एक जगह की वीडियो अगर हम एक डालें तो मेरे चैनल पे 1100 के करीब वीडियोस तो मेरे चैनल पे हो गई हैं, जिसमें से 200-400 वीडियोस तो गायब ही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग कितनी सभाएं कर चुके होंगे। पर्पस क्या है इतनी सभाओं का? अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, उधर तो लोग चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, है ना? बहुत से लोगों ने, जैसे सुनील ने अभी बोला थोड़ी देर पहले, कि वो बोलते हैं कि कहीं तुम कल के केजरीवाल ना हो जाओ, फिर तो हम आज भी चुनाव लड़ रहे होते, चुनाव की तैयारी कर रहे होते, क्या नहीं? पर हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सिर्फ ये ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, अभी मैं कोलकाता से आया हूँ, आज सुबह ही पहुँचा। सुबह हम लोग 6-7 बजे के करीब पहुँचे, तो वो 5 दिन की ट्रेनिंग कलकत्ता में भी एजुकेशन की ट्रेनिंग थी। मतलब मोर्चे के पॉइंट से अलग एक एजुकेशन की ट्रेनिंग, जैसे सुनील अपनी खेती की ट्रेनिंग कर रहा है तो मैं एजुकेशन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कोई साथी अपना आयुर्वेद की कर रहा है, कोई साथी अपना पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग कर रहा है। और पर्पस ये है कि आप लोगों को बोलना आ जाए। अब मैं कुछ नियम जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के आप लोगों को बता देता हूं, ताकि कल को फिर से वही समस्याएं ना आए जो समस्याएं लगभग हर संगठन में आती हैं। सबसे पहली बात, जनता सरकार मोर्चा का अभी ऑफिशियली कोई संगठनात्मक संरचना नहीं है। समझ गए? मतलब ना तो कोई प्रधान है, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई इसका ट्रेनर फिक्स है। आप में से अगर किसी को बोलना आता है, आप 1-2 जगह बोलकर दिखा दीजिए। अगर हमें लगता है कि आप इन मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप आगे ट्रेनिंग चालू कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। आप अपने वहां पर अपना लोगों से बोलना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बड़ी दिक्कत आएगी, कोई भी आदमी जनता सरकार मोर्चा का नाम लेना शुरू कर देगा, फिर तो वो हम लोगों को बदनाम करना शुरू कर देगा। इसलिए हमने एक ही फिर मोटिव रखा कि एक काम करते हैं, जो व्यक्ति ये बात कहते हुए किसी संगठन के पद पर है तो इसका मतलब वो गलत कह रहा है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति समाज के हित का काम करना चाहता है या कर रहा है
और वो जनता सरकार मोर्चा शब्द का इस्तेमाल करता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों जी? लेकिन उसके करने से अगर किसी एक भी व्यक्ति का नुकसान होता है तो फिर वो जनता सरकार मोर्चा का आदमी नहीं हो सकता। देखो, बैंक कर्मचारी व्यक्ति नहीं है। कदे आप सोचो कि बैंक वाले की नौकरी चली गई, जनता सरकार मोर्चा वालों ने, वो व्यक्ति नहीं है, वो नौकर है। नौकर की ना जात होती है, नौकर ना आदमी होता है, नौकर कुछ नहीं होता है, नौकर तो सिर्फ नौकर होता है। नौकरों की बात नहीं हो रही है, धंधेबाजों की बात नहीं हो रही है, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं जो दूसरे इंसानों के विषय में सोचते हैं उनकी। तो इसलिए आप लोगों को दूसरी चीज स्पष्ट रहनी चाहिए कि जब तक इंक्लूडिंग मैं, मतलब मेरे समेत, कहीं आप ये सोचो कि ये भाषण दे रहा है, ये अलग बैठा है तो ये अलग होगा इस नियम से, जब तक हम समाज के हित में काम कर रहे हैं हम जनता सरकार मोर्चा है। समाज के हित से काम हट जाए हम मोर्चा नहीं रहेंगे, बस बात खत्म। तो कोई ऑफिशियल ज्वाइनिंग नहीं। अभी एक साथी बोल रहा था, तुमने फलाने आदमी को मोर्चे से निकाल दिया। मैंने कहा जा, मैं तुझे भी मोर्चे से निकालता हूं। बोला मेरे को कैसे निकालेगा? मैं कहा क्यों नहीं निकालूंगा? मैंने वो निकाल दिया, तेरे को भी निकाल दूंगा। बोला मेरे को तुमने थोड़ी ज्वाइन कराया था। तो मैं कहा किसने ज्वाइन कराया था? मैं अपने आप हुआ था। तो अपने आप हुआ था तो अपने आप निकलूंगा। तो फिर वो भी अपने आप हुआ था। यहां कोई किसी को ज्वाइन नहीं करा रहा भाई, यहां आप लोग अपने आप ज्वाइन हो रहे हो, अपने आप निकलोगे। काम करोगे आप मोर्चे में हो, नहीं करोगे नहीं हो, बात खत्म। सिंपल है? दिखते रहोगे, मोर्चे का चेहरा दिखता रहेगा, नहीं दिखोगे नहीं होगा। बात इसमें इतना फालतू दिमाग पे बोझ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई निकालता नहीं है किसी को, ना कोई यहाँ ज्वाइन कराता है। 27 ट्रेनिंग की खासियत ये रही कि भाई हमारे साथियों में ऐसे लोग जुड़े जहां हमें अपने सामान की रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही किसी का सामान चोरी हुआ आज तक। मतलब हम 3-3 दिन की 27 ट्रेनिंग कर ली, एक हमने 7 दिन की ट्रेनिंग कर ली और ये 5-5 दिन की इस टाइप की भी हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर ली। आज तक किसी का कोई थोड़ा सा भी सामान चोरी नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी खासियत ये हमको नजर आई, जिस पे हमको बड़ा गर्व होता है, कि जो माताएं, जो बहनें हमारे साथ जुड़ते हैं, जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, वो अपने परिवार में जा कर के कहती हैं कि जैसे लोग जनता सरकार मोर्चे में ऐसे लोग हमने किसी भी संगठन में नहीं देखे। तो ये ब्यूटी अपनी बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच बैठा है जो मोर्चे के साथ जुड़ करके किसी तरह से अपना धंधा चलाना चाहता है, मोर्चे के साथ जुड़ करके कोई गलत नियति दिमाग में है, या सिर्फ अपना कर्जा मुक्ति चाहता है, भाई मेरा कर्जा मुक्ति हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो अपने साथियों से मिल लेना। उसके कर्जा मुक्ति वाली प्रोसेस हम लोग लागू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये मत कहना किसी को कि हम मोर्चे में हैं। मोर्चे में वही आदमी रहना जो नियत के सच्चे हों, जो समाज के लिए बढ़िया काम करना चाहते हों, फिर वो एक संगठन से आए। अगली बात, अपने मोर्चे के अंदर आपको एक चीज कई बार बहुत सामना करना पड़ेगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो प्लीज हां मत कहना, ठीक है ना? जिम्मेदारी अगर नहीं निभा सकते तो हां नहीं कहना। आपको बोला गया ये काम कर सकते हो, हां बोलिए, नहीं कर सकते हो मत बोलिए। बस भरोसे नहीं रखना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जिम्मेदारी देकर छोड़ दी जाती है, बाद में पता चलता है कि ओहो वो तो जी हम भूल गए थे जी, ओहो टाइम नहीं लगा जी, ओह ये तो हुआ ही नहीं जी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया जी। अरे भाई, तो फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी हम लोगों को वापस बताना, क्योंकि इतने सारे काम पेंडिंग रहते हैं। अभी लोगों का फ़ोन आएगा, आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई तो किया नहीं। मैंने कहा दिक्कत ये है मोर्चे में कि भाई जिनके पास समय है उनको समझ नहीं है, जिनके पास समझ है उनके पास समय नहीं है, हैं?
अब मान लो मैं अपना मैसेज पढ़ाने के लिए, मैसेज का रिप्लाई करने के लिए अगर सैलरी पे किसी को रखता हूं, वो पता नहीं कैसा आदमी निकलेगा है, उस आरों के कॉन्टैक्ट और सबकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह उसमें रहती हैं। अच्छा, कोई आदमी क्रांतिकारी हो, अपने बीच में से उसकी ड्यूटी लगा दूं, अपने फ़ोन पे मैसेज आया उनका जवाब देने के लिए, तो मैं सोचता हूं यार ये जितना टाइम इस फ़ोन में ख़राब करेगा, इतने में जाके 4 लोगों से बात कर ले तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो इस पे लगाने के बजाय तो वहीं पे कर ले। तो वो टेक्नोलॉजी के भरोसे हम फिर रह जाते हैं। फिर हमारे पास इसलिए सैलरीड पर्सन तो है नहीं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठकर काम कर सकते हैं, जिनके लिए संभव नहीं। जैसे दुकान है, आप में से किसी की दुकान पे बैठा रहता है पूरा दिन, वो क्रांति करने बाहर जा ही नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने बाहर निकला उधर से दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो वो बैठा बैठा बहुत सारे काम कर सकता है, अपना पोस्टर्स रख ले, अपने बैनर रख ले, वहाँ अपना पैम्फलेट रख ले, और वहाँ बैठा बैठा कॉलिंग की ड्यूटी लगाता रहे, कॉल करता रहे, सारा मैनेज करता रहे डेटा। कस्टमर आया, उस अपना काम निपटाया, फिर लग गया आगे। ये काम कर सकते हैं ना हम लोग जो खाली बैठे हैं। तो इस तरह से केवल वो जिम्मेदारी लेनी है जो अपन निभा पाए। तो ये कुछ चीजें स्पष्ट हम लोगों को होनी चाहिए कि भाई हम लोग अगर कल को लंबा चलने वाले हैं तो हम कैसे लोग हैं और कैसे लोगों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम मोर्चे का स्ट्रक्चर यही रखें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नीड ना पड़े तब तक, क्योंकि हमने एक मॉडल देखा इस 2.5 साल के अंदर अपना करके। वो मॉडल ये देखा कि अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, हमारे टीम में से किसी मेंबर को कुछ करना है, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसे करना चाहिए, तो मेरा अगला जवाब होता है कि आप कर लो, आपको कौन रोक रहा है। मान लो आपको कोई आइडिया आया कि डॉक्टर साहब ये चीज़ों की ना आपको अलग अलग भाषाओं में, अभी हम बंगाल गए तो एक साथी ने कहा कि हम इन वीडियोस को बांग्ला में ट्रांसलेट कर दें जो आपने बोली हैं उनको। तो मैंने बोला ऐसे मत करना, क्या करो, बैठ करके समझो, पहले जो मैंने बोला हुआ है उनको नोट कर लो, उनको नोट करके फिर आप उनको नोट डाउन करके फिर हमसे सवाल जवाब करो, सवाल जवाब करके फिर अपनी समझ को डेवलप करो, फिर समझ को डेवलप करके फिर अपनी भाषा में बोलो। अगर मेरी भाषा में बोलोगे तो वो कॉपी लगेगा, कॉपी पेस्ट लगेगा, कॉपी पेस्ट लगेगा तो कभी इंप्रेशन नहीं जा पाएगा सामने वाले पर। तो आपको ये बोलना चाहिए। वो बोला आप किसी की ड्यूटी लगा दो, मैं नहीं लगा सकता भाई, यहां हम सब लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो मैं आपको अपनी मर्जी से, मैं आपको काम नहीं दूंगा, आपको काम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं लेते हैं मत लीजिए, कोई सिरदर्दी नहीं है। हमको अपनी टीम में इनिशियली, शुरू में वो लोग चाहिए जिनको कहना ना पड़े, जो अपने आप से, जिनको पता हो कि भाई मुझे इतना समझ आ गया, मैं इतना कर लेता हूं, मेरे को इतना समझ आ गया, मैं ये कर लेता हूं। सब कुछ हम सब नहीं कर सकते। समस्या के एक छोटे चीज को मैं डील कर सकता हूं, दूसरे वाला आप कर सकते हैं, तीसरा आप, तीसरा चौथा आप। जो लोग, जैसे अब ये मान लो ट्रेनिंग हुई है, इस ट्रेनिंग का जो मैनेजमेंट जिन लोगों ने किया है, वो भी अगर मान लो वो साथी करने लग जाएं, जो साथी ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या वो कर पाएंगे? कंफ्यूज पड़े रहेंगे। या जो कॉलिंग का जवाब दे रहे हैं, या जो मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, या जो आईटी टीम के साथ कनेक्टेड, अगर वही करने लग जाए, सारा काम वही करने लगे, तो होच पोच हो जाएगा। तो काम आसानी से चले, इसके लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी जो भी जितना निभा सकता है वो लेनी पड़ेगी। तो ये अगले स्टेप पे आप लोगों को करना है। फिर एक बड़ा चैलेंज आज के समय में अपने साथ है, जैसे थोड़ी देर पहले अपने साथियों ने बताया कि मोर्चे का नाम आज मेरे ख्याल से ही कोई गांव, कोई गली बची होगी जहां तक नहीं गया। क्यों जी, आपको लगता है? जनता सरकार मोर्चा का जिक्र, मतलब अगर जनता सरकार मोर्चा का जिक्र नहीं होता है तो हमारे साथियों में किसी ना किसी का नाम जरूर जिक्र होता है, और मान लो जिक्र नाम का नहीं होता तो काम का जरूर होता है कि यार एक संगठन ऐसा है, एक लोग ऐसे हैं, वो इस काम पे लगे हुए हैं, है ना।
इसका मतलब काम भी हमारा पहुंचा हुआ है, नाम भी हमारा पहुंचा हुआ है, मोर्चा भी हमारा पहुंचा हुआ है। अब ये पहुंच गया हमारे गली गली तक। अब इसका फायदा उठाने के लिए लोग आएंगे, तो अभी दुकानें खुलेंगी जनता सरकार मोर्चा के नाम पर। एक बंदे ने संगठन बनाया, मेरे को मैसेज किया, हम ये संगठन बना रहे हैं। मैं कहा क्या नाम है? जागरूक समाज मंच। मैं कहा इसका मतलब बोला JSM। अब जनता सरकार मोर्चा भी JSM, जागरूक समाज मंच भी JSM, तो हैशटैग JSM ढूंढोगे तो वो भी मिलेगा है? क्यों जी? अब ऐसे ऐसे करके कुछ भी नाम दे देंगे और जनता सरकार मोर्चा के लिए चालू हो जाएगा समस्या कि कौन लोग असली हैं, कौन लोग नकली हैं। भाई जब देवेंद्र नहीं बोला है कि हमारा कोई संगठन नहीं है, कोई प्रधान नहीं है और हम कोई ज्वाइन नहीं कराते, हम कोई निकालते नहीं, तो फिर हमारे संगठन में भी हमारे को नाम देने में क्या दिक्कत है फिर किसी को? तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्यों रखा हमने पता है? हम इसको रोक सकते हैं कि नकली लोग समाज में ना आए, हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन हम इसे रोकना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि समाज के लोगों में ये बात जाए कि अगर जनता सरकार मोर्चा में कोई खराब आदमी है तो उसको कोई भी सपोर्ट ना करे, और दूसरे मंचों पर अगर कोई अच्छा आदमी है तो उसको सपोर्ट करने में हमको भी दिक्कत नहीं है, तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। तो काम बोलना चाहिए, ना कि नाम। मतलब काम को सपोर्ट करना है अपन ने कि भैया ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोर्चे में कोई भी काम इसलिए नहीं कहना है कि मैंने कह दिया या इसने कह दिया या इसने कह दिया, और कोई काम इसलिए नहीं करना कि उसने कह दिया तो मैं नहीं करूंगा ना। काम को देखो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम से समाज का फायदा होगा कि नुकसान होगा। फायदा होगा तो उसे करना चाहिए, क्योंकि यदि समाज का फायदा होगा तो हमारा भी पक्का होगा ही होगा, और अगर समाज का नुकसान होगा तो नुकसान हमारा भी पक्का होगा। इसलिए सिर्फ ये देखो इस काम में समाज का लाभ है या नुकसान है। नुकसान है तो मत कीजिए, अच्छा है तो कीजिए, बात खत्म। आपको फिर ये जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन नकली है कौन असली है। अगले का काम देखो, अगर वो ठीक कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी आपको 2 बार बेवकूफ बना सकता है, क्यों जी? एक बार तो बेवकूफ बनने के लिए हम सब लोग पहले ही तैयार रहते हैं, उसमें तो हम भी मतलब तैयार कि एक बार देख लेते हैं यार, अगला आदमी क्या पता सच कह रहा हो, तो हम पहली बार तो हम खुद ही बेवकूफ बन जाते हैं। वही आदमी दूसरी बार बेवकूफ बनाए तो हम ये सोचते हैं चलो हर व्यक्ति को सेकंड चांस मिलना चाहिए, एक बार दूसरा मौका मिलना चाहिए कि एक बार उसने चीट किया, दूसरा मौका देकर देख लेते हैं। तीसरी बार भी अगर वो चीटिंग कर दे फिर उसको जूते लगने चाहिए, है ना? तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति हमको 3 बार बेवकूफ बना लेता है, और 3 बार बेवकूफ बनने में हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। तो अपने आप को ओपन इस चीज के लिए रखिए कि अगर सामने वाला चोर भी है तो भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ये वाली लाइन, क्योंकि अपने समाज में ना पिछले 35-40 साल से सिर्फ धोखा चल रहा है। पिछले 35-40 साल से सिर्फ धोखा। देखा आपने कैसे? जैसे बीमा कंपनियों ने धोखा किया। बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। इस गेम को खेलने वाले लोग इतने स्मार्ट हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप सब लोगों को ताकि आपकी वो चीज वहां तक पहुंच पाओ। आप एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके परिवार को केवल आपके परिवार का आदमी तोड़ सकता है, आपके पड़ोस को केवल आपके पड़ोस का आदमी तोड़ सकता है, आपके जनता सरकार मोर्चा को केवल जनता सरकार मोर्चा का आदमी तोड़ सकता है, आपके समाज को आप ही के समाज का आदमी तोड़ सकता है। इसीलिए वो लोग किसी भी व्यवस्था को तोड़ने के लिए उसी व्यवस्था के अंदर के आदमी का इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए पेस्टिसाइड बेचने वाला आदमी आपका भाई, भतीजा, बेटा होगा। आशा वर्कर जो आपका सत्यानाश करेगी, आपके बच्चों का सत्यानाश करेगी, उनके बीमारियों वाले इंजेक्शन लगवा के, वो आप ही की बेटी होगी। आंगनबाड़ी वर्कर जिसने आपके बच्चों का और आपके परिवारों के हालात का सारा डेटा WHO को दिया ICDS प्रोग्राम के तहत, वो आप ही के पड़ोसन थी। और बीमा कंपनी वाला वो आप ही का रिश्तेदार है। देखो कितनी बीमा कंपनी आई और एजेंट बना दिए। मतलब एजेंट कहने का मतलब है कि जो भी आदमी बोलने में थोड़ा माहिर है, क्योंकि उनको पता है जो दिखता है वो बिकता है, और बोलने वाले का तो कुछ भी बिक जाएगा। हमारे यहां कहावत है ना, बोलने वाले का तो कुछ भी बिक जाएगा, जो नहीं बोलता उसका कुछ नहीं बिकता। समस्या ये है। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति, नौकरी की जरूरत नहीं है उसको, किसी कंपनी में नौकरी करने की जरूरत नहीं, सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं, आप बोलना जानते हो, ट्रेनिंग लो, आप बीमा एजेंट बनो और बीमा करो। अब आदमी बीमा किसका करेगा? अपने जानकारों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों का। उन्हीं को बोलेगा तुम बताओ किसी और का रेफरेंस, तो वो बताएगा मेरे इन 3 लोगों का और कर दो। अब हम लोगों को तो फायदा बता रहे हैं मरने का, कि तुम मर गए तो तुम्हारा ये फायदा होगा तुम्हारे परिवार को, और हमने मान लिया। देखो गेम प्लान, हमने मान लिया और हमने अपने बीमे कराए सबने। मतलब मैंने भी कराए उन दिनों में, मुझे भी लगा, क्योंकि मुझे क्या उस टाइम पर मुझे इन चीजों की समझ नहीं थी, और जिसको भी नहीं थी वही उनके जाल में फंस गया। मुझे उन्होंने बताया कि तुम अभी अपनी कमाई का एक हिस्सा दे दो, थोड़ा थोड़ा करके, उतने हिस्से में तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा या जब कभी होगा तो तुम्हारा इतना पैसा हो जाएगा, उसकी पढ़ाई के लिए जो मोटा पैसा चाहिएगा वो यहां से मिल जाएगा। तुम अगर नहीं रहे दुनिया में तो तुम्हारे बच्चे को एक मुश्त इस तरह का इतना पैसा मिल जाएगा। हमें लगा ये कर लेना चाहिए। कितना पैसा मिल जाएगा भाई, चलो खर्चा हो जाएगा। फिर मैंने देखा आने वाले वक्त में कि जिनके हस्बैंड गुजर गए, कमाने वाला आदमी गुजर गया, औरत घर में अकेली रह गई, उसे मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मिल गया अचानक से, 20 लाख 50 लाख, तो वो बेचारी कभी निकली नहीं घर से बाहर। वो पूछ रही है अपने देवरों से, अपने भाइयों से, भाई ये 20 लाख का क्या करूं, पता ही नहीं इसका यूज करना क्या है, पैसे का इतना पैसा यूज देखा ही नहीं कभी करके। वो कहेगा कि भाभी यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पैसा लगा देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं। उसको लगा कि ये देवर मेरा या फिर ये फलाना ढिमकाना कोई रिश्तेदार ये मेरा भला कर रहा है। पता चलता है कि कल को वो पैसा लेकर के उसके साथ ही भाग गया। हुआ ना ये बड़ा सारा। उससे क्या हुआ? विश्वास टूटा आपस में एक दूसरे का। इससे जो उस परिवार का हुआ वो तो हुआ, लेकिन समाज में भरोसा टूटा आपस में एक दूसरे से। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई किसी की मदद नहीं करता है, और मैं अपने बच्चे के लिए ये बीमे करवा लेता हूं। अब मैं मोर्चे में जुड़ा। मैंने मोर्चे में जुड़कर पहले दिन प्लानिंग किया, हम साथियों ने मिलके हमने कहा भाई एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले अपना परिवार सुरक्षित करना जरूरी है। बोले हाँ परिवार तो सुरक्षित करना जरूरी है। मैं कहा परिवार सुरक्षित ऐसे तो नहीं होगा, अब इतनी तो तनख्वाह हमारी है नहीं, इतना पैसा हम लोग कमाते नहीं, अपन सारे नंगड़ ही हैं, है कि नहीं। अब मेरे जैसा आदमी मतलब कमा सकता है वो अलग बात है, पर कमाता तो हुई नहीं। सारा दिन तो इसमें लगे रहेंगे, लेक्चरबाजी में लगे रहेंगे पागलों की तरह, तो घर वालों को कभी कभी रोटी खिलाने की नौबत मतलब लाले पड़ ही जाते हैं। अपने को भी शुरू में तो बड़े पड़े, तो अब कैसे होगा, किस तरह से होगा। सोचा कि काम करने वाले लोगों को तनख्वाह देना शुरू करें, 5, 10, 20 हज़ार जितनी उनकी ज़रूरत है। फिर दिमाग में अकल आई कि ना भाई किराए का आदमी क्रांति तो नहीं कर सकता, तो न पैसे नहीं दे सकते, लेकिन आदमी को अगर इतना सुरक्षित कर दो कि उसके परिवार वालों को मतलब उसकी मदद हो जाए, तो मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, अपन 5000 लोगों की एक फैमिली बना लेते हैं। 5000 लोगों की। मैंने कहा देखो 5000 लोगों की अगर फैमिली बना ली हमने जनता सरकार मोर्चा के, और हम में से किसी एक को कुछ हो गया, हम 5000 लोगों को संदेश भेज दें कि तुमने रोज का 1 रुपया उस जिस फैमिली को कुछ हो गया था भेजना है। कितना रुपया?
1 रुपया, तो रोज का उस फैमिली को कितना मिल जाएगा? 5,000 रोज का। महीने का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया महीने का हो गया। यानी 1 रुपए में इंश्योरेंस है कि नहीं? मैं कहा यार ये तो बढ़िया आइडिया। निकले, मगर अब 5,000 लोग अभी इकट्ठे कर देंगे। पता चलता है, चले हम लोग, पहली मीटिंग करी 150 लोगों की, दूसरी मीटिंग करी वो भी 100-125 लोगों की, फिर हमारी लगभग इतनी मीटिंग होती रही, 100-125-150 लोगों की होती रही, तो आज 27 मीटिंग है। अब कायदे से तो हमारे पास 27 मीटिंग से लगभग 4700 आदमियों का डेटा हो जाना चाहिए था, 150 के हिसाब से, कि 150 परिवार हो जाना चाहिए था। है हमारे पास तो 1000 परिवार भी नहीं हुए अब तक जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। देखो, मोर्चे में जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे डालना अलग बात है। अगर आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे हो तो आप जेएसएम का हिस्सा नहीं हो। फिर ठीक है, आप लिखने को लिख रहे हो फेसबुक पर, जेएसएम जिंदाबाद, अमर रहे राजीव भाई, अमर रहे फलाना ढिमकाना। भैया सोशल मीडिया का अपना रोल तो है, लेकिन उससे बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव करने वाले अगर इतने लोग हों हमारे बीच में, 5,000 लोग हों जिनको यह पता है कि तुम्हारा इंश्योरेंस 1 रुपए में कन्फर्म है, तुमको कुछ हो गया तो फैमिली को दिक्कत नहीं है, बताओ किसको तकलीफ होगी 1 रुपया देने में? उसकी में भाई जब तक हम जिंदा हैं अपने परिवार को हम खिलाएंगे अपनी मेहनत से। जिंदा नहीं है तो फिर उनकी जिम्मेदारी है जिनके साथ लगे थे। अब इस दौरान हमको क्या मिलता है? 10 लोग मिलते हैं क्रांति करने वाले। अब भाई साहब, डॉक्टर साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है जी, आओ जी, बढ़िया, जान दे देंगे आपके लिए। जब हम गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तारी के बाद में इतने मैसेजेस आए लोगों के, भाई साहब आप बस बता देना खड़े मिलेंगे, भाई साहब जान भी दे देंगे, भाई साहब किसी को उड़ाना है तो उड़ा देंगे, कोई टपकाना है तो टपका देंगे, आपके लिए कुछ भी कर देंगे। फिर हमने बोल दिया, एक दिन फोन कर लिया मैंने कहा भाई वो तेरा वादा मुझे याद है, मैसेज देखा मैंने पढ़ के, जिन जिन के मैसेज थे मैंने लिख रखा था, ये जान देने वाला है, ये टपकाने वाला है, ये आर्थिक मदद वाला है। एक कह रहा है मेरे 10 किले हैं वो मैं आपके नाम कर दूंगा, एक कह रहा है फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। तो मैंने फोन कर लिया वो 10 किले वाले दौरा जो सा 10 किले नाम करे था। मैंने कहा भाई वो एक थोड़ी सी ऐसे मीटिंग है तो वहां पहुंचना है सुबह 10 बजे। बोला यार थोड़ा काटड़ा बीमार हो रहा है, दिखा के लाना है। वो उसका काटड़ा बीमार हो गया इसलिए नहीं आया। किसी के ने वो बोला घर में कोई घास लाने वाला नहीं है डंगरों का, इसलिए नहीं आ रहा। वो कह रहा है बच्चे को स्कूल छोड़ने वाला नहीं है कोई, इसलिए नहीं आ रहा। और कोई इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी नौकरी है 5-10 हजार रुपए की, वो नहीं छोड़ सकता, इसलिए नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे खाते में पैसे डलवा दे, पहले मेरी गाड़ी में तेल डलवाने के 3,000 रुपये डलवा दे फिर आऊँगा, मेरे पास तो अपने पास से पैसे ला। भाई चलो भाई मैं तुम्हारे पे भी नहीं भाई है। तो वो क्रांतियाँ फिर जो हैं वो ऐसे दम तोड़ती हैं फिर। लेकिन हमने सोचा कि यदि 150 लोगों की टीम में से हमको 50 लोग मिले, अगले 150 वाले में से हमको 10 मिले, अगले वाले में से 5 मिले, अगर इसमें से हमको 2 मिलते हैं, हम पास मानते हैं अपने आप को, पास, भाई पास हो गए। 2 आदमी तो टोए हमने कम से कम, जो सॉलिड हैं, जिनके लिए जान दी जा सकती है, जो ना नफरत का एजेंडा चलाते हैं, ना समाज के किसी भी हिस्से से नफरत करते हैं, जो केवल मानवता के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, जो अपने बच्चों से पहले दूसरे के बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, जो समाज की इन बुराइयों को उस नजर से देखने की अकल रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं किसी के सामने बोलने की, और वो लोग जो अपने भाईचारे को बचाना चाहते हैं। अगर ऐसा हमको एक मीटिंग से एक आदमी भी मिलता है तो आजकल हम लोग अपने आप को पास मानते होते हैं। तो हमने कहा फिर ठीक है, एक काम करते हैं, अगर 5,000 लोगों के लिए 5,000 ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी तो हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी करना पड़े। लेकिन कम से कम जो चाहिए हमको, उसके बिना तो लड़ाई को कैसे लड़ेंगे भाई? ये सरकारें आपको ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। देखो, बुला लिए सुबह, हमको धरना प्रदर्शन करना है। आपने आज तक के धरनों का प्रदर्शनों का हाल देखा है ना? धरना प्रदर्शन होता है, सुबह चलते हैं सारे के सारे, ना तो कोई टाइम पे पहुंचता।
अभी दिल्ली रामलीला मैदान में किसान बुलाए थे, आप में से कौन कौन गया था वहाँ? हाथ खड़ा करो जो जो गए थे। एक भाई गया था, आप गए थे। अब वहाँ क्या था उसके अंदर मालूम है? मैं आपको बताऊं, उन्होंने सभा का समय रखा 10 बजे का। वहां कुछ गाड़ियां 3 बजे पहुंच रही थी, कुछ गाड़ियां पहुंच गई एक दिन पहले, और कुछ पहुंच रही हैं अगले दिन शाम को 3 बजे, जब वो सभा का समापन हो चुका है, तब वो दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। अच्छा, इतने लोग थे वहां कि अगर वो वहीं के वहीं भी बैठ जाते ना तो वहां सरकार की ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं है। एक सड़क पे इधर घूम रहे हैं, आधे इधर घूम रहे हैं, आधे बैठे वहां बात कर रहे हैं, आधे वो कर रहे हैं। आपने जेएसएम की 19 नवंबर की रैली देखी? किस किस ने देखी थी? आप सबने वो रैली देखी? मैंने अभी तक जितने बुजुर्गों से बात करी, जितने लोगों से बात करी, कितने लोग थे ये बिल्कुल साइड में रख दो, लेकिन ऐसी रैली आज तक उन्होंने किसी भी संगठन की नहीं देखी जितने डिसिप्लिन लोग अपने जनता सरकार मोर्चा के थे। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर ऐसे लोग हमारे पास 5000 लोग हो जाएं तो सीधे सीधे 5000 परिवार हो गए। अगर हम कहते हैं पूरे फैमिली को आना है तो एक परिवार में 3 लोग तो कम से कम हैं, यानी 15,000 लोग तो कन्फर्म हो गए हमारे हैं, जिनको क्या क्या करना आता है। अपनी रोटी खुद बनानी आती है, अपना टेंट खुद ले आओ, अपनी चादर, अपना तौलिया, अपना कपड़ा, सामान सब ले आओ। एक 20 लीटर का टैंक ले आओ पानी का, ताकि नहाने धोने का काम उसी में रोज कर लिया जाए। और अगर अपने लोग 5000 लोग भी अगर खड़े हो जाएं तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम किसी भी सरकार की नींव हिला सकते हैं? 100 लोग हजम नहीं होते हैं सरकार को। 100 लोग अगर बिल्कुल लठ जैसे हो ना, ये हिलेंगे नहीं। अगर नहीं कहेंगे तो हम मरने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार है, कुछ भी कर लो हम। 100 लोग वो भी बर्दाश्त नहीं होते उनसे। और अगर 5000 लोग ऐसे हो जाएं जो आपस में एक दूसरे की कम्युनिकेशन को समझते हो, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम अगले स्टेप पर नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारे पास इतने लोग नहीं होंगे। हम बोलते रहेंगे, बीच बीच में जो सरकार की गलत नीतियां आएंगी उन पर भी बोलते रहेंगे, अपनी बातें भी रखते रहेंगे, अपने विचार रखेंगे। लेकिन जब हमको ये यकीन हो जाएगा कि अब हमारे पास इतने लोग जुड़ गए हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है, आप किसी को मोर्चे का साथी मान रहे हो, बाद में पता चलता है वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के शामिल हो गया। ये हमारे संस्थापक सदस्यों के साथ हुआ, जिन्होंने शुरुआत करी थी पार्टी हमारे अपने इसकी मोर्चे की, वो एक पार्टी में जाके शामिल हो। तो शुक्रत बिल्कुल शुरू में ही हो लिया। मैं कहा यार ये तो बाद में भी हो सकता है कोई ना कोई, है ना? तो चलो ये तो ठीक है, पता चलता रहेगा। इसका मतलब थोड़ा आराम से ही ये 2024 वाले चुनाव में पता चल जाएगा सबका, कौन किस में शामिल होएगा, कौन किस में नहीं होएगा। एक कलाकार ऐसा है, वो पता चलता है कि वो, मतलब देखना कमाल की बात, ये मेरे साथ तब होता था जब मैं अपनी एजुकेशन वाला वो सिस्टम चलाता था, काउंसलिंग वाला। और मैंने आज ही एक अपने पुराने किसी ट्रेनी की, मतलब जिसकी ट्रेनिंग मैंने 2013 में की थी, उसकी एक पोस्ट पढ़ी जो कॉपी कर रहा है मेरी पुरानी किसी पोस्ट से। और उससे किसी ने पूछा कि यही वाली बातें देवेंद्र भाई भी बोलते हैं, देवेंद्र भलारा भी, वो क्या बोलता है कि देवेंद्र भलारा को मैंने तो ट्रेनिंग दी थी। मेरे को उस टाइम बड़ी हंसी आई। तो हमारे मोर्चे में कुछ लोग कर्ज मुक्ति पे हम लोगों का मुद्दा उठाया हुआ, उन्होंने अपनी मुक्ति करवाई और फिर वो जा करके अपना धंधा चालू कर दिया। आपको पता है अभी भी इस वक्त भी 2 टीमें ऐसी हैं पूरे इंडिया में जो काम, 2 टीमें तो इधर काम कर रही हैं। वो अभी आनंद आया हुआ था, उधर महाराष्ट्र में भी 3-4 काम कर रही हैं, ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं जो लोगों से पैसा हटने का काम कर रहे हैं कर्ज मुक्ति के नाम पर। और वो क्या कहते हैं कि देवेंद्र को तो किसी बात का नहीं पता, जेएसएम को नहीं पता, सारा हमने पता, सारा ज्ञान तो हमारे पास है। तो तुम्हारी बात कभी कोई मोर्चे से पहले किसी ने क्यों नहीं सुनी थी?
कभी पहले क्यों नहीं आया? फिर तुम अपने लोन का आवेदन तो लगवाया उन्होंने मोर्चे से, और लोगों को कह रहे हैं कि मोर्चे के पास कुछ नहीं है। है ना कमाल की बात। और फिर मोर्चे के अंदर जुड़े लोग जिनको बहुत जल्दी मतलब या तो क्रांति करनी है या फिर अपना घर भरना है, वो फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो 2.5 साल का समय रहा, ये बड़ा अच्छा हुआ, जिसमें हमको लोगों के असली रंग दिखने शुरू हुए कि कौन लोग सच में समाज के लिए निकले थे, कौन लोग कैसे निकले थे। तो आप लोगों के सामने भी देखो क्या कहते हैं वो, भाई नाई के मेरे बाल कैसे हैं, और बोला 2 मिनट रुक अभी कट के तेरे आगे पढ़ने वाले हैं, अपने चेक कर लिए। तो हम लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं, कितने ईमानदार हम हैं, कितने के ईमानदार आप हैं, उन सब का पता समय बता ही देगा। कितने दिन तक हम लोग अपना झूठा मुखौटा पहन करके चल सकते हैं समाज में, एक दिन तो सब पता चल ही जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं मोर्चे के साथियों को, और हम हर ट्रेनिंग में एक बात बोलते हैं, ये बात आपको इस ट्रेनिंग से गांठ बांध लेनी है। मोर्चे में इसलिए मत जुड़ना कि आपकी कर्ज मुक्ति मोर्चे ने की है या मोर्चे ने उसमें मदद की है। मोर्चे में इसलिए बिल्कुल मत जुड़ना, वो हम वैसे भी करेंगे, नहीं जुड़ोगे तो भी करेंगे, ठीक है। ये ट्रेनिंग में बुलाने का पीछे पर्पस ये है कि अपनी लड़ाई अगर आप अकेले लड़ना चाहते हो या अपनी दुकान अलग खोलना चाहते हो, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है ना जी। इसलिए मत जुड़ना कि हमने आपकी कर्ज से मुक्ति किया। इसलिए भी मत करना कि आप देवेंद्र बलारा से प्रभावित हो गए, सुनील से प्रभावित हो गए, किसी से रविंदर से हो गए, सोमदेव से हो गए, किसी से साथी से हो गए, इसलिए भी मत जुड़ना किसी से, ठीक है ना। किसी से प्रभावित होकर के मोर्चे में बिल्कुल नहीं जुड़ना है, किसी लालच में नहीं जुड़ना, किसी डर में नहीं जुड़ना। मोर्चे का नाम बड़ा हो गया है इसलिए भी मत जुड़ना। अगर मोर्चे से जुड़े तो केवल इसलिए जुड़ना कि मोर्चा जो कर रहा है वो आप भी करना चाहते हो। मोर्चा जो कहता है वो सही है और सही पे हम सबको लगना चाहिए, सिर्फ इसलिए जुड़ना मोर्चे के अंदर। ये इसलिए पहले बता रहा हूं, हम कल को बहुत सारे साथी हैं फोन करके कहते हैं कि जी हम तो आपसे जुड़े थे, तो मैं कहा भैया अपना बच्चे खिला फिर अपने घर पे। व्यक्ति कभी एक लिमिट से ज्यादा बोझ सहन नहीं कर सकता है ना, कोई भी व्यक्ति है वो एक लिमिट से ज्यादा बोझ सहन नहीं कर सकता ना, वो सेटिस्फाई कर सकता हर किसी को। तो अगर मेरे से जुड़ोगे और मैं बाय चांस आपसे बात नहीं कर पाया, और जब आपको जरूरत थी, मान लो मुझे जरूरत थी, आप भागे भागे आए अपना घर बार काम छोड़ करके, और जब आपको जरूरत थी क्या पता मैं समय पे था ही नहीं अवेलेबल, तो आपको लगेगा कि यार मतलब उसको भी हमारे मोर्चे के साथियों के साथ ऐसा हुआ, उनके परिवार में हादसे हो गए, मैं पहुंच ही नहीं पाया। जो बिल्कुल शुरुआत के साथी थे, अपने प्रदीप भाई हैं, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, मैं आज तक नहीं जा पाया था उनके घर पे। जो मतलब बिल्कुल संस्थापक सदस्यों की बात कर रहा हूं, तो वो फिर नाराज हो जाते हैं कि यार तुम आते नहीं हो। यार मैं कैसे आऊं, अगर इन कामों पे लगा, मैं आपकी शादियां और ब्याह और ये अटेंड करने लग गया, चलो दुख की घड़ी में तो कोशिश की करते हैं हम लोग, वो तो संभव ही नहीं था हमारे लिए आना जब तक 13वीं हो गई थी। बट मैं ये कहता हूं कि चलो हो सकता है सुख वाले मौके पर तो हम आपके साथ ना भी खड़े हो पाए, पर दुख वाले मौके पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम मतलब पहुंचे अपने साथियों के पास। पर अगर नहीं भी पहुंच पाए तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो कोई फंक्शंस नहीं है, ये इस समाज को नई दिशा दिखाने वाले जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये कुछ छोटा काम नहीं है। जब आप इसमें साथ में जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा पंगा मोल ले रखा है हम लोगों ने, और फिर कितना बड़ा पंगा मोल लेने वाले हो आप। पूरी व्यवस्था आप मतलब उसकी खिलाफत में खड़े हो आप, जितने भी हैं। आप जाओगे अपने ही घर के बाकी के लोग आपकी खिलाफत करते मिलेंगे आपको, आपके ही घर के सारे रिश्तेदार, पड़ोस, स्कूल, आपके मतलब जितने जानकार लोग हैं, आपको जस्टिफाई केवल एक ही चीज के दम पे कर सकते हो कल को उसके साथ, सिर्फ एक ही चीज के दम पे जस्टिफाई कर सकते हो
कि आपके पास समझ है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, बस। और दूसरा आदमी के बस पे नहीं कि देवेंद्र ठीक कर रहा है इसलिए आप समझा नहीं पाओगे अपने परिवार को, आप ठीक कर रहे हो और उसके लिए आपको समझ लेनी पड़ेगी। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि उन्होंने आपके समाज के लोगों का सहारा लिया आपकी व्यवस्था को तोड़ने के लिए। ये जो मैंने बीमा कंपनी वाले का एग्जाम्पल दिया था, उस बीमा कंपनी वाले ने अपने हर रिश्तेदार के पास पहुंचे, वो लोग आपके हर घर तक पहुंच गए। जो आदमी बेईमानी कर रहा है, जैसे मान लो मैं बीमा बेच रहा हूं, तो मैं झूठ बोलकर अगर बीमा बेच रहा हूं तो मैं तो झूठा हूं ही। अब जो खरीद रहे हैं उनको भी पता चलेगा कभी ना कभी कि झूठा है। अब वो झूठा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरा कोई भाई मुझसे दगा करेगा तो भाई शब्द के साथ दगाबाजी जुड़ जाती है, समझ गए ना। जब मेरा दोस्त कोई मुझसे दगा करेगा तो दोस्त शब्द के साथ दगाबाजी जुड़ जाती है। जब कोई मेरा रिश्तेदार मेरे से दगा करेगा तो रिश्तेदार के साथ दगाबाजी जुड़ जाती है। तो इसमें ना जीजा ने साले को छोड़ा, ना भाई ने भाई को छोड़ा, और इससे क्या हुआ, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे किसी रिश्ते को धोखा दिया, जिसकी वजह से हमारा सारा समाज आपस में एक दूसरे पर यकीन करना बंद कर गया धीरे धीरे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। यही काम आशा वर्कर ने किया, यही काम आंगनबाड़ी वर्कर ने किया, यही स्कूल के मास्टर जी ने किया। हर आदमी का बच्चा किसी ना किसी स्कूल में पढ़ता है, वो सरकारी में पढ़ता है या प्राइवेट में पढ़ता है। वो वादा करके ले गया आपके पास कि अब की बार आपके बच्चे को बढ़िया पढ़ाएंगे। आपको लगा था कि ये पढ़ के कुछ कामयाब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सक्सेस का रेट 0.01% है, इसलिए 99.9% पेरेंट्स के दिमाग में एक ही बात आई कि टीचर ने हमको धोखा दिया, कि मास्टर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। क्यों? आप सब लोग पेरेंट हो ना, अपने बच्चों के मामले में याद कीजिए, जिसके पास भी आपका बच्चा ट्यूशन जाता था या जिसके पास भी स्कूल में पढ़ने जाता था, आपका ट्रस्ट उसने ब्रीच किया, आपका ट्रस्ट उसने तोड़ा, तो आपके टीचर ने धोखा दिया, फिर डॉक्टर ने धोखा दिया। आपको दिया कि नहीं दिया? वो जो आदमी पैसे के लिए डॉक्टरी कर रहा है, उस आदमी ने आपके सीटी स्कैन, आपके अल्ट्रासाउंड, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सब में कमीशन खाया। उसने खाया ना खाया? सब में कमीशन खाया, तो उसने अपने धंधे के साथ धोखा किया। डॉक्टर को भगवान कहा हमने, टीचर को भगवान कहा हमने, माता पिता को भगवान कहा हमने, और माता पिता फिर इस डिप्रेशन में दारू पीने लग गए, तो माता पिता शब्द के साथ भी ये चीज जुड़ गई। क्यों जी? तो अब समाज का कौन बचा? सारे रिश्तेदार, सारा भाईचारा, सारे बिजनेस करने वाले झूठ बोलते हैं, दुकानदार लूट मचाते हैं, डॉक्टर कमीशन खाते हैं, टीचर को सिर्फ पैसे से मतलब है। तो कौन बचा आपके समाज का आदमी? कोई भी नहीं। तो भरोसा टूटा हमारा आपस में। अब पिछले 40 साल से जो भरोसा टूट रहा है, वो भरोसा बनने में तो समय तो लगेगा भाई। इसलिए हम समय देते हैं कि आप लोग अगर हमको गलत मानते हो तो आप गलत नहीं हो, क्योंकि जो भी आदमी आया आगे उसने यही किया, धोखा ही दिया। वो गांव में गया था आपको मतलब अपने जीवन के फ्यूचर प्लानिंग समझाने, आखिर में बीमा बेच के आया। एक आदमी गया था आपको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक आजादी की बात करने, वो एक MLM कंपनी का 3,000 रुपए का, 1,500 रुपए का, 5,500 रुपए का, या फिर वो कोई कंपनी आई थी गद्दा बेचने वाली 95,000 रुपए का, वो MLM कंपनी का प्रोडक्ट बेच के आया कि 3 आदमियों को जोड़ दो तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। हाँ, नाम हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करें, पता तो हमको भी है कि नहीं? हम किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट क्यों करें? तो बात तो यह है कि आपके साथ जुड़े हर व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में हमसे धोखा किया, हमको मिलावट वाला सामान बेचा, हमको गलत चीजें पढ़ाई, हमको गलत चीजों का समझ दिया, और इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हम अपने ही भाइयों पर भरोसा करना बंद कर गए, और फिर भरोसा हमारा जताया
सरकारों ने। अब आपका भरोसा टूटा हुआ है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हम पर भरोसा करने के लिए समय चाहते हो तो, पर जब तक आपको हम पर भरोसा ना हो, अपने आप पर तो कर ही सकते हो। क्यों जी भाई, हम पर भरोसा अगर आपको नहीं होता है, खुद पे तो कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, जो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है उसको समझिएगा। आपको इसलिए क्या करना है कि जितने लोग आए हैं, जिनको आप पहली बार मिले हो, उनसे जान पहचान बढ़ाइए, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखना, पैसों का लेन देन मत करना आपस में। अभी पैसों का लेन देन अपने रिस्क पर करना। बहुत से साथियों ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो जेएसएम का आदमी है इसलिए नौकरी पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदार मिलेगा। वो मिले, क्योंकि ये जेएसएम का आदमी है तो इसको पैसे उधार दे दो। वो जेएसएम का था ही नहीं, वो सिर्फ ट्रेनिंग में आता ही इसलिए था जेब काट। अब रैली में जेब काटने वाले भी तो आते हैं भाई, है। तो यहां हमारे बीच में अगर मैं जेब कचरा बैठा हूं कोई मेरे जैसा, तो भाई उसमें ये मतलब वो करना कि भाई जेएसएम की ट्रेनिंग में मिला था जी, हमने सच्चा ईमानदार ही होएगा। तो इसलिए जान पहचान बढ़ाओ। अगर वो गलत लगे, उसने अगर कोई ठगी करी आपके साथ, तो सबको बताओ कि मेरे साथ ये धोखा किया इसने, ठीक है। और नहीं तो अगर वो किसी को पहचानना है, किसी को जानना है, उसके साथ काम करके देखो 2-4 दिन, उसके साथ कोई पार्टनरशिप करके देखो, थोड़े रिस्क में करके देख लो, उसके साथ उसके साथ कभी ट्रैवल करके देखो लंबा, उसके साथ कभी कहीं रुकने का मौका मिले तो वो देखो। तब पता चलता है आदमी का कि ये कितना भरोसे लायक, वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। फिर ये ध्यान रखना, वो सड़क पे चलती हुई किसी लड़की को जिस नजर से देखता है, ये ध्यान रखना वो आपकी बेटी को भी उसी नजर से देखता है। इसलिए गौर करना इस बात के ऊपर, ये गौर करना कि कोई आदमी अगर किसी और की लड़की की, किसी और की औरत की तरफ गलत नजर से देखे, तो वो आदमी को घर में घुसने मत देना। वो आदमी लायक नहीं है भरोसे के। और जो आदमी हर किसी की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी मानता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और मोर्चे में हमको ऐसे सैकड़ों साथी मिले, जहां हम अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को हम उनके भरोसे छोड़कर जा सकते हैं। और मैं समझता हूं सबसे बड़ी कमाई हमारी जनता सरकार मोर्चा की यही है कि ऐसे लोग मिले। अगर कोई किसी के साथ भी धोखा कर सकता है, मैं आपको फिर से बात बता रहा हूं, नियम है ये, अगर कोई आदमी एक बार झूठ बोल सकता है तो वो हर बार झूठ बोलेगा। अगर कोई आदमी एक बार धोखा दे सकता है तो वो बार बार दे सकता है। अगर कोई आदमी किसी भी एक औरत के बारे में गलत सोच सकता है तो वो आपकी औरत के बारे में भी सोचेगा। और अगर कोई नहीं सोचता है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए ये अपने परखना, अपने साथियों को, कोई ऐसा नजर आए तो सबको बताना कि ये आदमी ऐसा है, ताकि उससे हम सब लोग बचें। और अगर अदरवाइज जो सच्चे लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर के अपनी ताकत को बढ़ाएं, ये पर्पस है जनता सरकार मोर्चा का, कि भाई आप सब लोग अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढे समाज में से। क्योंकि अच्छे लोगों की समस्या क्या है आज के टाइम पर, कि वो चुप हो गए हैं, उनको डर लगता है, बोलने से डरते हैं, शर्म आती है, क्योंकि बेइज्जती करता है हर कोई। अगर आप अच्छे और सच्चे हो, मोर्चा एक ऐसी जगह है आपके लिए जहां आप सरवाइव कर सकते हो, जहां आपको ये नहीं देखा जाएगा आप कौन सी जात के हो, ये नहीं देखा जाएगा आप किस भगवान को मानते हो, ये नहीं देखा जाएगा आप कहाँ के रहने वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां सिर्फ एक ही चीज देखी जाएगी, आप कितने सच्चे हो, बस आपका मानवता के प्रति क्या है। अगर आप एक जात को भी गलत मानते हो, किसी भी जात को, अगर आप किसी एक धर्म को गलत मानते हो, अगर आप किसी एक कौम को गलत मानते हो, तो फिर आप मेरे लिए नहीं हो सही। भाई मेरी कौम में गलत आदमी हो सकता है ना, मेरे परिवार में भी गलत आदमी हो सकता है, तो उससे मैं गलत कैसे हो गया? अगर मेरे परिवार में कोई गलत आदमी हो गया तो मैं कैसे गलत हो गया? इसलिए हर कौम में अच्छे लोग मिलेंगे, हर कौम में खराब लोग मिलेंगे। हमको देखना है कि जो गलत है वो गलत है, ना उसका परिवार गलत है, ना उसके पुरखे गलत हैं, ना उसका। अब मेरे दादाजी ने आपके दादाजी को कभी एक लठ मार दिया था बाई चांस, तो क्या मेरे को 2 मारोगे अभी
कि एक उस टाइम का और एक ब्याज का? ऐसे थोड़ी होगा यार। जिसने गलती करी है केवल उसको सजा मिले, केवल उसको, उसके बच्चे को भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका बच्चा अलग आइडेंटिटी है, उसकी वजह से उसको और झेलना पड़ रहा है, पहले ही बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है अगर वो आदमी सही नहीं है तो बिंदु ये है कि मोर्चे का उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों तक खबर पहुंचाई जाए कि भाई ऐसे लोग अभी हमारे बीच में हैं, आप आइए, आप जुड़िए, और कल को जब चीजें बिगड़ेंगी, हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, हम पहले से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पुरखे कहा करते थे कि बारिश आने से पहले इंतजाम कर लेना चमासे का, अगर करना है तो, अगर अपनी छत पक्की करनी है, अगर घर में कोई पॉलिथीन लाना है, कुछ और करना है तो पहले से कर लेना, बाद में कुछ नहीं होगा। तो जब मारकाट मचेगी, जब हालात गंभीर होंगे, तब कुछ नहीं कर पाएंगे, तब सब अफरा तफरी का माहौल होगा। लेकिन अगर आप मोर्चे में जुड़े हुए हैं तो आपको पहले ही खबर होगी कि ये होने वाला है, इससे बचने के लिए ये हमको बचाएंगे। अगर कोई अटैक होगा तो उससे ये चीज बचाएगी, अगर भूखमरी होगी तो ये चीज बचाएगी, पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो ये चीज बचाएगी, बिजली बंद हो जाएगी तो ये चीज बचाएगी। अभी पता लगा ना, अमेरिका में 1 दिन का ब्लैकआउट हुआ अभी इंटरनेट का, पता चला आप लोगों को? किसको पता चला? 1 2 3 4 लोगों को मालूम है। अभी ब्लैकआउट करके चेक किया उन्होंने चेक किया है कि अभी 1 दिन के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो कौन सी सेवाओं पे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। सोचो आप, एक बार बस आंख बंद करके सिर्फ ये सोचो कि मेरे घर में सरकार ने जो चीजें दे रखी हैं, अगर वो आज बंद हो जाएं तो सरवाइव कैसे करेंगे? बिजली बंद हो जाए तो अपना गेहूं खुद पीस सकते हो? नहीं। पानी कहां से आएगा? गैस अगर ना हो, गुस्से, लाकड़ी, डंगर है, कुछ जंगल है? कुछ भी नहीं है। अगर सरकार 1 दिन के लिए इंटरनेट, मोबाइल, टावर, पानी, गैस, और पहले इन्होंने किया है, वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, दुकान नहीं खोल पाओगे, मंडी में नहीं जा पाओगे, हैं, हाजिरी नहीं लगेगी, पेपर नहीं दे सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, सब पहले किया है उन्होंने। तो अब अगर अगली डोज के लिए आपका ये आधार कार्ड बंद कर दें और जो चीजें आधार के साथ जुड़ी है वो सारी बंद हो जाएं, तो 3 दिन से ज्यादा का बैकअप नहीं है किसी भी शहर के पास। गांव के पास फिर भी है, वो नून रोटी खाना जानते हैं गांव वाले, उनका वो अपने हाथ से पीसना जानते हैं, उनके पास अगर चक्की नहीं होगी वो तो कुंडी में भी पीसना जानते हैं। लेकिन हमको नहीं आता, शहर वालों को जुगाड़ करना, हमको तो मोल का ही आता, पैसा देना। और बोलेंगे पैसा तो निकल नहीं सकता, इंटरनेट ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कैश तो किसी के पास घर में है नहीं। बोला कार्ड चला लो, कार्ड कहां चला लो, बिजली नहीं है, फोन से पेमेंट कर दो, बिजली नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, कर लो पेमेंट। वो टेस्टिंग कर रहे हैं धीरे धीरे कि पब्लिक को कितना समझ आ रहा है। वो बता के करते हैं, जो भी करते हैं बता के करते हैं। और ये हम लोग उस वक्त की तैयारी कर रहे हैं। हमको ना सरकार बदलनी है, हमको ना सरकार बनानी है, ना हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जब वो दौर आए तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, अपने लोगों को सर्वाइवल स्किल कैसे दें, इकट्ठा रहना कैसे सिखाएं। 3 दिन तो इकट्ठा रहते हुए डीड आ जाती है लोगों को। एक मोर्चा मैंने देखा ऐसा, भाई साहब मैं आपको बताता हूं, 27 ट्रेनिंग की खासियत देखी मैंने। किसी के पास चादर नहीं है, चादर देने वाला अपने आप आ जाएगा। कंबल नहीं है, सर्दियों में भी देखी हमने ट्रेनिंग। खाना भी कोई भूखा नहीं मरता है किसी के बाद में, ऐसा नहीं जैसे दूसरे संगठनों में क्या होता है, खाना चालू हुआ तो पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। वो हम कहते हैं, मोर्चा वाला कहते हैं पहले इनको खा लेने दो, पहले इनको, सब ये कहते हैं पहले तुम कर लो। ये भावना मोर्चे की सबसे बड़ी जीत है अब तक की, कि पहले हमारे साथियों को मिल जाए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बड़ी चीज डेवलप होने जा रही है मोर्चे के साथ में। बीच में कुछ स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उससे हम लोग घबराते नहीं हैं। हम लोग तो असल में जब घर से निकले थे तो
हमको हालात बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे, क्योंकि तब हम अकेले थे, तब हम अकेले थे। अभी क्या हुआ, अभी मैंने तो अपनी टीम बना ली भैया, ठीक है ना। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो आप लोग आ जाओगे, घर से उठ के आ जाओगे सारे। तो मैंने 27 ट्रेनिंग कर ली, तो मेरे लिए तो उठ के आने वाले लोगों की टीम मैंने तो तैयार कर ली। आपने करी कि नहीं करी? आपको क्या लगता है, आप आके जेएसएम में रजिस्ट्री करवा दोगे या आके रजिस्ट्रेशन करवा दोगे और एक ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे तो फिर यहां से वाले भी चले जाएंगे आपके पास? भाई मुझे तो इतने लोग कमाने में 2.5 साल दिन रात अपना सब कुछ चैन सब खोना पड़ा ना। आपने क्या किया अपने लोग बनाने के लिए? आपने कितनी टीम तैयार की अपनी, कि कल को पुलिस वाले आपके घर आकर लठ चलाने लगे तो आपने कितने बनाए हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लोग यहां जुड़े हैं इनमें से किसी को खबर लग जाए और वो आपके पास पहुंच जाए तो यह है बोनस। लेकिन असल में आपको तैयारी करनी है अपने लेवल पर। यहां से जब आप जाएंगे अपनी टीम तैयार करनी है। बोलना नहीं आता है, अपनी टीम के साथियों को बुलाइए। बहुत सारे साथी हैं अपने जो अब सब समझ में आता है उनको, सब बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग नहीं आ सकते, मान लो मैं नहीं आ सकता, किसी दूसरे साथी को बुलाइए, किसी को भी साथी को बुला लीजिए। बहुत सारे साथी हैं, मैं बता दूंगा कि ये इसको बुला लो। आप समझाइए लोगों को, समझा के उनको अपने साथ कनेक्ट कीजिए, फिर खुद बोलना सीखिए। अभी 7 दिन की ट्रेनिंग बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपकी वो लीडरशिप वाला पॉइंट निखार देंगे कि आपको बोलना कैसे सीखना है, आपको किन किन पॉइंट्स पर कैसे बोलना है, तो वो आ जाएगा। और फिर ये परिवार अपने आप बढ़ेगा। जब आप अपनी टीम तैयार करने लगोगे, 20 लोग थे, 20 में से कौन सा पैसे का पीर है, कौन सा मतलब के लिए निकलता है, कौन किस टाइप का है, वो पता चलेगा। पता चलता जाएगा ये वाला अपनी कैटेगरी का नहीं है, ये वाला अपनी कैटेगरी का। हर कोई अपनी कैटेगरी का ढूंढ रहा होता है ना, कंफर्टेबल वो अपनी कैटेगरी में ही होता है। मतलब हम जैसे लोगों में कंफर्टेबल होते हैं हम वैसे ही लोगों में होते हैं। उससे अलग कैटेगरी का आदमी आता है तो फिर ये लगता है यार नहीं तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और अगर अपनी कैटेगरी का हो तो बड़े आराम से। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मोर्चे में यहां कोई किसी का बॉस नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को बता दूं, 1-2 साथी थे जो मिले जो मुझे सर कह रहे थे, नमस्ते सर या सर बोल रहे थे। हमारे यहाँ सर संबोधन नहीं होता है, सर या मैडम नहीं होती है, या तो भाई होता है या चाचा होता है या बेटा होता है या भतीजा होता है या बहन होती है या भाभी होती है या ताई होती है या चाची होती है। हम यहाँ एक परिवार के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे का उम्र के हिसाब से जैसा आपको लगे आप अपना संबोधन कर सकते हैं। तो हम लोग तो आपस में भाई शब्द ज़्यादा इजी, उम्र के जो एक जैसे लोग हैं वो कर लेते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, ठीक है, तीसरा कल्चर ये है कि जब तक हम लोग अपनी गद्दी पे नहीं बैठते हैं, जब तक हम अपने आप को गुरु डिक्लेयर नहीं करते हैं, भाई पैर छूने से बचा करो। एक आधा साथी भागता है और पैरों की तरफ हाथ करता है, वो नहीं अच्छा लगता है। अभी उस लेवल पर भाई जब को पैर छूने का मजा तब है जब पैर छूने के बाद हम आशीर्वाद देने लायक हो जाएं और आशीर्वाद भी फलित होता हो, है कि नहीं? कोई भी आदमी, आप अपने पूर्वज, अपने घर परिवार के लोगों को जिनको आप लगता है कि इन आदमियों से हमें आशीर्वाद लेना है, उनके पैर छुएं जरूर। बल्कि अपने बच्चों को भी समझाएं कि हर कोई पैर छूने लायक नहीं होता है। तो हम अभी पैर छूने लायक नहीं हुए तो किसी ने भी इस तरह का काम नहीं करना है, ये बचना है, ठीक है? ये रिक्वेस्ट है, वो ठीक है। हम लोग देखो, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं वो हमारा सम्मान अपने काम में नजर आएगा। अपना जो भी दिखाना चाहते हो, मोर्चे के प्रति आपकी भावना, समाज के प्रति आपकी भावना, हमारे प्रति आपकी भावना, सिर्फ एक ही चीज में नजर आएगी, काम में। आप समाज का काम कर रहे हो, आप हमारे लिए सम्माननीय हो। आप समाज का काम नहीं कर रहे हो, भैया हमें नहीं मतलब आपसे कुछ भी, हमारा काम नहीं करवाना आपसे, हमने अपना मतलब ही कोई नहीं हल कराना। तो अपने समाज का, अपने लोगों को तैयार करना है। मेरा मतलब यह है कि अगर आप समाज का काम करोगे तो आपकी टीम तैयार होएगी, आप मजबूत होगे। और ये मोर्चे का पर्पस है आपको मजबूत करना, आपने हमको मजबूत नहीं करना है। आप हमसे कनेक्ट हो गए, हम तो मजबूत हो गए। अब अगला स्टेप पे आपको अपने आप को मजबूत करना है। बेसिकली जो जितने संगठन होते हैं वो क्या करते हैं,
वो अपने संगठन के अंदर जुड़े हुए लोगों की ऊर्जा को चूसते हैं। यहां मोर्चे की खासियत यह है कि यहां सारे लोग एक दूसरे की ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो आप सबको एक दूसरे को साथ में मिलकर ग्रो करना है, ना कि एक दूसरे की ऊर्जा खींचनी नहीं है। यहां पे समझ गए ना? यहां इसीलिए यह तय किया हमने कि भैया हम अपना सामान नहीं बेचेंगे कभी, अदरवाइज हम लोग अपना सामान बेच सकते हैं ना। मान लो ऑनलाइन ट्रेडिंग चालू कर दें, अभी अपनी दुकान बढ़िया चलेगी तो ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो मोर्चे में कनेक्ट होने के लिए कुछ चीजें समय समय पर आपको पता चलती जाएंगी, लेकिन मूल उद्देश्य ये है कि समाज के अच्छे लोगों को निकाल करके बोलना सिखाना जरूरी है। केवल अच्छे लोग जिनका ज़मीर अभी जिंदा है, जो डर और लालच से परे हैं, जिन्होंने अपने डर और लालच पर विजय पा ली है, केवल वो प्रशासन की आंख में आंख डालकर बात करने लायक हैं। अगर उनको समझ भी दे दी जाए तो उसके बाद आपके पड़ोस में ना कोई पुलिस घुस पाएगी, ना कोई बैंक वाला घुस पाएगा, इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। क्योंकि चोर आदमी तो क्या करता है, चोर आदमी पुलिस वाले से टकराने लगेगा, पुलिस वाले ने अगर उसको बोल दिया तेरा पता है मैंने, वो इतने में ही पीछे हो जाएगा। फिर हमें लगेगा यार ये किसको लीडरशिप दे दी हमने, फिर वो बेच जाएगा, हमको सौदा कर जाएगा। इसलिए आपको समाज के वो लोग निकालने पड़ेंगे खुद से कह करके कि भाई तू समाज का वो आदमी है जिसने किसी का पैसा नहीं खाया आज तक, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जो आदमी सच्चा है, हम तुझे जी जान से मदद करेंगे। तू आ गया, बोलना सीख, तू टकरा, वही तो टकरा पाएगा ना, बिकाऊ माल नहीं टकरा पाएगा इस व्यवस्था से। यह ज्ञान युद्ध है, इसमें समझ डेवलप होनी बड़ी जरूरी है। और समझ के साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि हमको अपना नेता कैसे चुनना है। नेतृत्व कभी थोपा नहीं जाता है, नेतृत्व स्वीकार किया जाता है खुद से। इसलिए हम यहां किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनाते। आप सब प्रेसिडेंट हो, सारे प्रधान हो, सब, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं प्रधान तो सब प्रधान, अगर आप मेंबर तो मैं मेंबर, तो सब सारे प्रधान है, सारे मेंबर हैं। सरकार के समझ में ही नहीं आना चाहिए प्रधान कौन है कि नहीं? तभी तो मजा है। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, 19 नवंबर की रैली हुई। 19 नवंबर की रैली की परमिशन किसने ली थी पता है आप लोगों को? किसी को पता है? सोनी के नाम पे थी। सोनी हाथ खड़ा करिए, ये सोनी है, इसके नाम पे ली। हमने कहा सोनी परमिशन तू लेके आ। बोला जी क्या करना है? मगर कुछ नहीं, जा बोल परमिशन लेनी है। यो गया जी वहां डीसी दफ्तर के, परमिशन लेनी है जी। बोला जी क्या करना है? बोला जी रैली करनी है। कौन सी रैली करनी? नस्ल बचाओ रैली करनी। बोला किसकी नस्ल बचाओगे? बोला जी जोटे कम हो गए, जोटों की नस्ल बचाएंगे। तो बोला जी कितने लोग आएंगे? कहने लगा जी पिछली बारी तो 3000 लोगों को कॉल किया था, 300 आए थे। अब की बार कॉल करने थे लोगों को, करेंगे, देखेंगे जी कितने का आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे जी। तो कहने लगा कौन सा संगठन है तुम्हारा? ये मैंने कह के भेजा था, मगर जनता सरकार मोर्चा का नाम मत लेना, नहीं तो नहीं मिलेगी परमिशन, गारंटी है। तो इन्हें कहा जी हमारी किसान संगठन है। बोला दिखाई कार्ड? बोला आई कार्ड तो नहीं है जी। बोला आई कार्ड बिना नहीं बनेगी। बोला घर रखा। फिर इसका आई कार्ड बनाया साथ के साथ किसान संगठन का। फिर वो आई कार्ड से इसने दिखाया, फिर इसने परमिशन ली, परमिशन मांगी, परमिशन ले ली अपन लोगों ने। अब सीआईडी लगी कि यार चर्चा पूरे हरियाणा, पूरे भारत में है कि 19 नवंबर की रैली है, फोटो किसी का भी नहीं है, किसी बैनर के ऊपर, पोस्टर के ऊपर, अपने किसी बैनर पोस्टर पे किसी का फोटो नहीं। तो किसी को पता नहीं कि इसका प्रधान कौन है। अब वो फोन कर करके पूछ ले भाई तुम्हारा प्रधान कौन है इस हार का? बोला जी कोई नहीं। वो बोले जी तुम्हारा कैथड़ का कौन है? कोई नहीं। किसी का कोई प्रधान नहीं। तो ये बोले ये कैसे पंगा, तुम्हारा कौन मेन कौन है? बोला जी सारे ही मेन है। अब उन्होंने सोचा कि जिसने रैली की परमिशन ले रखी चल उसको चेक करके आते हैं। अभी इसके गांव में गए, वहां किराने वाला था और किराने वाले से पूछा भाई सोनी का घर कहाँ है? उसने अपने सामने में एक डंगरों का बाड़ा था इनका, बोला यो है। ने देखे यार इनका तो रैली करने का जुगाड़ भी नहीं है ये बाड़ा सा पड़ा है, इसमें डंगर से बंध रहे, ये रैली कैसे करेगा? कुछ नहीं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। वो मतलब वो सोच के बेसिकली वो जब रैली देखी तो उनके होश फाकता कि यार इतने डिसिप्लिन लोग,
इतने, ये आ कैसे गए इतने अचानक से? ये ताकत है अपनी पावर को छुपा के रखने की। हम लोग अपनी पावर गैदरिंग कर रहे हैं बंद कमरे में। सरकार के लोग बड़ी रैलियों पे नजर रखे हुए हैं, सीआईडी वाले नजर रखे हैं, अपने ऊपर नजर ही नहीं रखे, क्योंकि नाम कभी अखबार में देते ना, हम कभी फेसबुक वूसबुक कहीं डालते, इतना फालतू एक आधी पोस्टर वोस्टर डाल देते हैं जानकारी के लिए, फालतू नहीं डालते चक्कर में, तो उनको पता ही नहीं होता कि इधर कुछ की कर रहे हैं ये कुछ लोग। अब आप लोग सरकार की नजरों में आ चुके हो, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सीएम हाउस में हमारे मोर्चे के कुछ साथियों का बाय नेम, स्पेशली मेरा, आईपीएस आईएएस को बिठा करके मुख्यमंत्री ने तय किया है कि इसको रगड़ना है, अगर एक बार अंदर जाए बाय चांस तो 6 महीने से पहले निकालना नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब 6 महीने के लिए हम अंदर जाएं तो 6 महीने में बाहर बवाल कैसे मचाना है, इसकी तैयारी हमको पहले से करके रखनी पड़ेगी। समझ गए ना? क्योंकि अगर हम अंदर गए तो भैया हमको पहले बता रहे हम जमानत नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब उसकी तैयारी अपने को करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? जब हम इतने बड़े क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो ये अपनी जो तैयारियां हैं उनको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करना पड़ेगा अपने को। ये क्राइसिस 2024 की सरकार बनने के बाद कभी भी आ सकता है, हो सकता है पूरा साल ना आए। जब तक नहीं आए तब तक अपनी पावर इकट्ठी करते रहो, समाज के जेन्युइन लोगों को समाज से निकालने की कोशिश करते रहो। तो ये अपना काम है। अभी आप लोगों को क्या करना है कि